स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल गणित क्लासेस में। और मैं सबसे पहले आपको आज ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छे से ईद मनाइए, खूब खाइए, खेलिए, खुश रहिए, ठीक है। और पढ़ाई भी साथ करते रहिए, है ना। साथ में पढ़ाई भी करनी जरूरी होती है, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा मेन मोटिव होता है स्टडी, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर के हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल क्लास का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, ठीक है। अच्छा, इसमें जो होते हैं टू टाइप्स के एंगल के बारे में डिफाइन करना होता है, यानी उसके बारे में आपको समझना होगा। एक तो होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल, इसे बोलते हैं समतलीय कोण, समतलीय कोण। और दूसरा होता है घन कोण, घन कोण, ठीक है बच्चों। क्या होता है, एक होता है प्लेन एंगल समतलीय कोण और एक होता है सॉलिड एंगल घन कोण। हमने लिया एक ये स्फीयर, ठीक है, लिया। अगर इस स्फीयर की एक आर्क लेंगे, क्या लेंगे, आर्क, यानी इसकी एक क्या लेते हैं हम, आर्क लेते हैं। वो आर्क इसके सेंटर पर जो भी एंगल बनाती है, किसी सर्कल की, किसी स्फीयर की आर्क उसके सेंटर पर जो भी एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। समझ में आया कि कोई भी सर्कल की जो आर्क होती है उसके सेंटर पर जो भी क्या बनाती है, एंगल बनाती है, उसे बोलते हैं हम प्लेन एंगल। सेम क्या ले, एक और ले लिया हमने। अब क्या ले लिया हमने, इसके सरफेस पे कोई एरिया ले लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया एक सर्कल है, इसके सरफेस पर हमने एक एरिया ले लिया। तो ये सर्कल के सरफेस का एरिया, हमने कुछ एरिया लिया, तो इसके सरफेस का एरिया जो इसके सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं घन कोण, यानी क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड एंगल इसका सॉरी घन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, यानी इसकी जो यूनिट होती है रेडियन, और जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट होती है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है उसकी होती है स्टेरेडियन, ठीक है। समझ में आया इतना। और हमने मान लिया, हमने माना ये वाला जो हमने एरिया लिया था वो डी ए है, डी ए वेक्टर, ठीक है। सेकंड, ये वाला जो एंगल बनाया उसने, उसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से, ठीक है। हमने क्या ले लिया, इसमें एक एंगल ले लिया, ठीक है। अब ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होता है, ये क्या होता है, ये इस जो एरिया है, जो भी सरफेस का एरिया है उसके तो प्रोपोर्शनल होगा। जो एंगल, सॉलिड एंगल जो होता है वो सरफेस के एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और इसके बीच में डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी डी ओमेगा क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर, ठीक है। जब इन दोनों को हम आपसे मिलाते हैं तो क्या बनता है, डी ओमेगा प्रोपोर्शनल डी ए अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखो, ये जो डी ए है ये क्या है, ये एरिया है ना। डी ए क्या है तुम्हारा, ये एरिया है। अब हमने क्या लिया, सर्कल लिया था, है ना। अगर सर्कल लिया था हमने तो उसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 4πr स्क्वायर। इक्वल रखेंगे ए फॉर्म में, ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा इज इक्वल टू, सर्कल होता है इसका एरिया होता है 4πr स्क्वायर अपॉन में नीचे भी r स्क्वायर है। जब इसको कट करेंगे तो ओमेगा इक्वल आएगा 4π। जिसको एक बार दोबारा से समझो, है ना। इसने क्या कहा था, हमने देखा एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, जो भी आर्क उसके सेंटर पर एंगल बनाती है वो प्लेन एंगल होता है। अगर सेंटर जो सरफेस है उसको कुछ एरिया ले, और सरफेस का एरिया जो भी इसके सेंटर पे एंगल बनाता है उसे बोलते हैं हम सॉलिड एंगल, ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये जो सरफेस था उसका एरिया ए है, डी ए है। डी किसके लिए था, स्मॉल के लिए। तो हमने मान लिया कि छोटा सा एरिया जो है, स्मॉल एरिया डी ए है, वो इसके एंगल, सॉरी इसके सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है। और मान लिया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। क्या मान लिया हमने, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। अब इसने कहा था, इसने ये कहा है, उसने ये कहा है जो डी ओमेगा है, यानी ये क्या है, जो सॉलिड एंगल है वो प्रोपोर्शनल होता है डी ए के, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। फिर जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम सॉलिड एंगल हो जाएगा, यानी डिस्टेंस जितनी
ज्यादा चले जाएंगे, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब जब इन दोनों के साथ मिलाते हैं तो डी ओमेगा इक्वल टू आता है डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। इन दोनों के साथ मिलाने पे क्या जाएगा, हमें पता है हम जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं के डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे के की वैल्यू होती है 1, यानी यहाँ पे क्या होती है के इक्वल टू 1, तो डी ओमेगा कितना हो जाएगा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, अब क्या करते हैं हम, अब तो हमने लिया छोटा सा एरिया, अगर हम होल सरफेस ले लें, है ना, अगर हम होल सरफेस पूरा सरफेस लेंगे तो क्या हो जाता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम जब पूरा सरफेस लिया तो क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर का सरफेस क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। तो इससे हमें ये पता चला, क्या पता चला इससे हमें ये पता चला जो सरफेस किसी सर्कल का, जो किसी स्फीयर पे सर्कल का जो पूरा सरफेस होता है उसे सेंटर पे जो एंगल बनाता है, यानी मैक्सिमम एंगल जो होता है वो कितने का होता है, वो होता है 4 पाई का। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला भी याद रखना, जो डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर इनटू में कोस थीटा, है ना, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर इनटू में कोस थीटा। ठीक है, यहीं से अगर हम इसको देखो, जो ये एरिया है इसको हम 2 डायरेक्शन में चेंज करें, है ना, एक साइन थीटा वाला एक कोस थीटा, तो यहाँ से डी ओमेगा कितना निकलेगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर इनटू में कोस थीटा। ये बस तुम्हें याद रखना है, आगे डायरेक्शन में यूज होगा, बाकी उसमें कुछ नहीं है। मेन तुम्हारे याद रखता है ये ओमेगा इक्वल टू 4 पाई निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे तुम्हारी गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या है, गॉस ने कहा था, एक बहुत साइंटिस्ट थे हमारे, गॉस ने ये कहा कि किसी क्रॉस सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने मान लिया क्रॉस सरफेस की है, ठीक है, तो उसने कहा था किसी क्रॉस सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है वो उस सरफेस द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी जो उस सरफेस का चार्ज है उसका क्या होता है, उसका 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, q में ε0। ठीक, गॉस ने क्या कहा था, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये कहा था गॉस ने। ठीक है, अब इस गॉस थ्योरम को क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। चलो मान लेते हैं इसका प्रूफ। हमने मान लिया, हमने क्या माना, एक सरफेस लेंगे, है ना, हमने माना एक सरफेस है, ठीक, इस पर ये पॉइंट वो है जिस पर q कूलम चार्ज रखा हुआ है, इससे r मीटर डिस्टेंस पर इस पर कोई पॉइंट p है। अब इस पॉइंट के चारों कुछ एरिया है वो dA है, यानी इससे r मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, और इस p के चारों ओर का जो एरिया है, चारों ओर का क्षेत्रफल जो है वो d है। अब ये जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो इस सेंटर पर, यानी इसके सेंटर पर जितने भी एंगल बना रहा है वो कितना है, वो एंगल हो गया हमारा डी ओमेगा, यानी ये वाला एंगल हो गया डी ओमेगा, और ये है चित्रा समझ में आया। हमने क्या लिया इसमें, हमने लिया एक क्रॉस सरफेस ले लिया, ठीक है, एक क्रॉस सरफेस लिया, और हमने क्या लिया इसमें, एक चार्ज q है जिससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, जिसके चारों ओर का जो एरिया है वो कितना है, इसके चारों ओर का एरिया हो जाएगा dA। ठीक है, हमने इस p पर क्या निकालना है, इस p पर निकालना है हमें विद्युत फ्लक्स, यानी इस p से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, हमें पता था विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये तो मैंने बताया ही नहीं, इसे वो देखो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये रह गया था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये कोई एक सरफेस है, या इससे पहले हम मानेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ,
है ना, या वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए एकांक पृष्ठ से निकलने वाले, है ना, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए एकांक पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है उसे जरूर करते हैं फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, ई डॉट डी ए या फिर ई डी ए cos थीटा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई डी ए cos थीटा। ठीक है, यानी गॉस थ्योरम से पहले ये कर लेता हूं। ठीक है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में दर्शक करोगे। तो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो हम यहाँ पे थे ना, हाँ, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ये एरिया लिया था हमने, इसको एक बार देख लो। हमने एक क्या लिया, एक क्लोज सरफेस ले लिया जिसके सेंटर पर, जिसके बीच में कोई पॉइंट क्या है, वो है, इस पर क्यू कूलम चार्ज रखा है, इसे आर मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिसके चारों ओर का एरिया क्या है, डेल्टा या डी ए है। हम इस एरिया के द्वारा इस पॉइंट ओ पर जो सॉलिड एंगल बनेगा वो डी ओमेगा है। अब हमने क्या कहा कि इस क्षेत्र से, ये जो एरिया है, इससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, जैसे हमने भी बताया, है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर विद्युत बल रेखाएं हैं तो कुछ ना कुछ इससे निकल के जाएंगी। और जब इस एरिया से निकल के जाएंगी तो क्या होगा, इसमें वैद्युत फ्लक्स होगा, और वैद्युत फ्लक्स बराबर किसके होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए या फिर फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए cos थीटा। ये तो होगा। और हमें पता है, हमने मान लिया, हमें नहीं पता, हमने मान लिया पी पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, यानी कोई परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट है। अब इसके थ्रू इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, यानी इसके थ्रू उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक, हमें क्या उसकी भी जरूरत नहीं, हम उसको भी छोड़ते हैं। हम क्या लेंगे, इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो क्या होगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये तो होगी, यानी इस चार्ज की वजह से आर्बिटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, उस पी पर क्या होगी, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इस वैल्यू को रखिए तो कितना आएगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर इनटू में डी ए cos थीटा। कितना आ गया। अब हमने क्या, मैंने कुछ बताया, तुम्हें कुछ याद रखना है। हमने क्या बताया, मैंने ये बताया था, ये डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन r स्क्वायर इनटू में cos थीटा भी होता है ना। जो डी ओमेगा है इसकी वैल्यू क्या होती है, डी अपॉन r स्क्वायर इनटू में cos थीटा होती है। अब यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और साथ में डी ए अपॉन r स्क्वायर इनटू में cos थीटा। अब इसकी जगह रख देंगे हम क्या, डी ओमेगा, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q और इनटू में क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। ठीक है, अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे, केवल एक छोटे से एरिया के लिए, एक छोटे सरफेस एरिया के लिए चल रहे थे ना। अगर हम टोटल सरफेस एरिया ले तो उसके लिए क्या होता है, 4 पाई होता है, हमने अभी निकाला था, है ना। अगर हम फुल एरिया लेंगे तो उसके लिए क्या होगा, 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q इनटू में 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो फाई बराबर क्या आ गया, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थी गॉसेस थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशंस में फर्स्ट करेंगे किसी आवेशित चालक के, किसी आवेशित चालक तार के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें हमने लेंगे एक वायर, हम लेंगे एक वायर, ये लेंगे एक वायर। ठीक है, ये इंफिनिटी लेंथ का एक वायर है,
मगर हम क्या लेंगे, हम केवल इसकी कुछ एल लेंथ लेंगे, यदि ये वाली जो लेंथ ली हमने केवल एल लेंथ ले ली, ठीक है। इससे इस वायर से आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हमने मान लिया इस पी को क्या माना, हमने इस पी को, इस जो ये आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है इससे ये वाली, इसको आर को हमने मान लिया क्या, रेडियस, और इस रेडियस मान के, आर को रेडियस मान के, एल को लेंथ मान के एक बेलनाकार पृष्ठ खींच लिया, है ना, क्या खींच लिया, एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले लिया। हमने क्या लिया, हमने ये एक क्या खींच लिया यहाँ पे, दोनों ओर सिलिंड्रिकल सरफेस की रचना कर ली, यानी इसको हमने खींच लिया इस तरह से, ठीक है। अब हमने माना ये जो पॉइंट P है इसके जो चारों ओर का जो एरिया है वो कितना है, dA है, और इससे जो निकलने वाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की ओर डायरेक्शन में E है, यानी इससे जो इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है। अब इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उससे क्या निकल रहे होंगे, विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी, है ना। अब हमने माना इसके चारों का क्षेत्रफल जो A है इससे जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा फाई E बराबर किसके होगा, E dA या E वेक्टर dA वेक्टर, या फिर फाई E इक्वल टू E dA cos थीटा, ये होगा। एक चीज और, ये लेंथ है, एकांक लंबाई में, यानी किसी वायर की एकांक लंबाई में प्रवाहित होने वाले आवेश को उसका आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोला मैंने, कि किसी तार के एकांक लंबाई में बहने वाले आवेश को उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको शो करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है अभी, लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में एल, एकांक लंबाई ली ना हमने, तो लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में एल, ठीक है। यानी किसी तार की एकांक लंबाई से बहने वाले आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, ठीक है। यहां से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, एल लैम्डा, क्यू की वैल्यू आ गया एल लैम्डा। अब यहां पर आए थे हमने क्या कहा था कि इसके जो पी था इसके चारों ओर का एरिया क्या था, ए है। अब इस ए से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, फाई इक्वल टू ईडीए या फाई इक्वल टू ईडीए cos थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें गॉस थ्योरम पता है ना, गॉस थ्योरम क्या होती है, देखा था गॉस थ्योरम ने, फाई इक्वल टू होता है किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब इन दोनों को अगर हम इक्वल रखें तो क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू डीए इंटू में cos थीटा, ठीक है। इतना आया, है ना। जो इलेक्ट्रिक लाइन है यानी E और A दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 0 का होता है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। जब थीटा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्यों अपॉन में एप्सिलॉन E इनटू में dA और cos 0 वैल्यू होती है 1, तो क्यों अपॉन में एप्सिलॉन इज इक्वल टू E इनटू में dA, ठीक है भाई। हमने क्या लिया, क्यों अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू E इनटू में dA। अब ये क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया रखने यहाँ पे, तो हो जाएगा Q इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू E इनटू में एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है सिलेंडर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है 2 पाई आर एल। सिलेंडर का एरिया जो होता है 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे हम 2 पाई आर और एल। जैसे हम E की वैल्यू निकालेंगे तो E की वैल्यू कितनी आएगी, E इक्वल टू क्यू अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। इसको अगर हम एक सीक्वेंस में लिखना चाहें तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू में 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में एल, या क्या क्यू अपॉन में आर आएगा आर एल, ठीक है। और हमें ये पता है क्यू अपॉन एल लैम्डा होता है, यानी जो क्यू अपॉन एल है इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, लैम्डा। तो E इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर, ठीक है। या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर ले तो उसमें एक चीज मिल जाएगी, क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर। ये क्योंकि आपने क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की प्रॉपर वैल्यू हमें पता होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कर दिया, ठीक है। अगर इसी को अगर हम वेक्टर रूप में दिखाएं तो
दैट प्रूफ में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे ई वेक्टर जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π to लैम्डा अपॉन में आर और आर की कैपिटल। ठीक है बच्चों, आज के लिए नहीं, आज पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ सी हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखो अपना, बाकी करते हैं कल।